कभी सोचा है कि हम लोग जमीन में गड़े सोने के सिक्कों से आज हर महीने अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शंस तक आखिर पहुंचे कैसे? तो चलिए आज भारत की बैंकिंग की इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में भारत की आर्थिक तरक्की की रीढ़ है। हम देखने वाले हैं कि कैसे मुश्किलों ने हमें नए रास्ते दिखाए और कैसे इनोवेशन ने हमारे पैसे को मैनेज करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया। इस पूरी जर्नी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले इसकी नींव कैसे पड़ी, फिर सरकार ने कैसे कंट्रोल अपने हाथ में लिया, उसके बाद सुधारों का दौर कैसे आया, फिर आया डिजिटल युग और आखिर में हम देखेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। सोचकर देखिए, एक ऐसा टाइम जब कोई बैंक ही नहीं था। पैसा रखना हो या किसी से उधार लेना कितना मुश्किल और रिस्की रहा होगा ना। बैंकों के आने से पहले लोग साहूकारों पर डिपेंड करते थे और बिजनेस चलता था हुंडी जैसे इनफॉर्मल सिस्टम से। ये कुछ आज के चेक की तरह काम करती थी। अब उस जमाने के लिए तो ये ठीक था, पर जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही थी, एक मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी। तो भारत में मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत हुई अंग्रेजों के साथ। उन्होंने अपने व्यापार को आसान बनाने के लिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान जैसा पहला बैंक खोला और बाद में 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंक बनाए जो उस समय के सबसे पावरफुल बैंक माने जाते थे। फिर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इन तीनों बड़े बैंकों को मिला दिया गया और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये उस दौर का एक तरह से सुपर बैंक था। ये ना सिर्फ आम लोगों और बिजनेस के लिए था, बल्कि काफी हद तक सरकार के लिए भी एक बैंकर का काम करता था। लेकिन अब भी सिस्टम में एक सेंट्रल अथॉरिटी की कमी थी, कोई ऐसा जो पूरी इकोनॉमी को स्टेबल रख सके, करेंसी छाप सके। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1935 में बनाया गया भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आजादी के बाद भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल बदल गईं। अब फोकस सिर्फ बड़े बिजनेस पर नहीं था, बल्कि बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाना था। और यहीं से सरकार ने बैंकिंग में एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने कुछ बहुत बड़े कदम उठाए। सबसे पहले इंपीरियल बैंक को बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एसबीआई, ताकि बैंकिंग गांव तक पहुंच सके। इसके बाद आया साल 1969, जब 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया गया और फिर 1980 में 6 और बैंकों को, मतलब उन्हें सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया। इस बड़े बदलाव का असर ये हुआ कि देश की लगभग 85% बैंकिंग संपत्ति सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में आ गई। इसका मेन मकसद था कि किसानों और छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन मिल सके। और हाँ, इस कदम से बैंकिंग गांव तक पहुंची तो सही, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए। बैंकों की एफिशिएंसी कम हो गई और डूबे हुए कर्ज, जिसे हम एनपीए कहते हैं, उसकी समस्या बढ़ने लगी। और इसी ने एक और बड़े सुधार की नींव रखी। साल 1991 भारत एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इस संकट ने बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया। अब फोकस था कंपटीशन और नई टेक्नोलॉजी पर। इसके लिए बनी नरसिम्हम कमेटी। इस कमेटी ने बैंकिंग को ज्यादा कुशल, प्रॉफिटेबल और मॉडर्न बनाने के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया। इन्हीं सुधारों की वजह से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे नए प्राइवेट बैंकों के लिए दरवाजे खुल गए। ये बैंक अपने साथ बेहतर कस्टमर सर्विस और टेक्नोलॉजी लेकर आए और देश भर में एटीएम और कंप्यूटर बेस्ड बैंकिंग की शुरुआत हुई। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, डिजिटल क्रांति। ये वो दौर है जब भारत ने दुनिया का सबसे एडवांस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम खड़ा कर दिया। इसकी नींव रखी गई 3 बहुत जरूरी पेमेंट सिस्टम्स के साथ। पहला आरटीजीएस, जो बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शंस के लिए था। दूसरा एनईएफटी, जो छोटे ट्रांजैक्शन के लिए था। और तीसरा आईएमपीएस, जिसने मोबाइल से 24x7 तुरंत पेमेंट करना पॉसिबल बना दिया। इस डिजिटल क्रांति में एक और गेम चेंजर था एनपीसीआई। 2008 में बनी ये संस्था भारत में सभी रिटेल पेमेंट्स को मैनेज और मॉडर्नाइज करने का काम करती है। और एनपीसीआई की सबसे बड़ी कामयाबी वो है यूपीआई। 2016 में लॉन्च होने के बाद से यूपीआई इतना पॉपुलर हो गया है कि आज भारत के 75% से ज्यादा रिटेल डिजिटल पेमेंट अकेले यूपीआई से होते हैं। कमाल है ना। अब देखिए, टेक्नोलॉजी तो बन गई, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाले लोग भी तो चाहिए। तो ठीक इसी दौरान जन धन योजना ने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। उन्हें बैंक अकाउंट और रुपे कार्ड मिले, जिससे वो इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन पाए। तो इतना सब कुछ हो गया,
अब सवाल उठता है कि आगे क्या है? भारतीय बैंकिंग का भविष्य कैसा दिखने वाला है? भविष्य तो और भी ज्यादा डिजिटल होने वाला है। नियो बैंक्स आएंगे जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच ही नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लोन देने और धोखाधड़ी पकड़ने के लिए होगा और डेटा शेयरिंग को आसान बनाकर नए-नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। अगर इस पूरी यात्रा पर एक नज़र डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। हर बार जब कोई नई ज़रूरत या समस्या सामने आई तो उसे हल करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया, चाहे वो देश का पहला बैंक हो या फिर आज का यूपीआई। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख ये है कि भारतीय बैंकिंग हमेशा से बदलती रही है, इवॉल्व होती रही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे बैंकिंग पूरी तरह से डिजिटल और एआई पर आधारित होती जाएगी, अगले 1 अरब यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए हमें किन नए सिस्टम्स